तो हम लोग शुरू करते हैं S&I अप्रोच। इसके माध्यम से हम कैसे इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम का पता करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को हम बताएंगे सेम उसी तरीके से जैसा मैंने, ठीक है, AD&AS अप्रोच में बताया था कि AD&AS अप्रोच से हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर GDP या इनकम, या आगे चलकर वही चीज एम्प्लॉयमेंट में हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ठीक है, कहता क्या है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन S equals to I, S equals to I, किस लेवल पे? तो एट प्लांट लेवल, यानी कि जब प्लांट लेवल ऑफ सेविंग एंड प्लांट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आपस में बराबर हो जाए, तो एट दैट सिचुएशन और एट दैट पॉइंट द इकोनॉमी, ठीक है, said to be in equilibrium, and that is the equilibrium level of output or income or employment or GDP, ठीक है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि हम उस सिचुएशन को सर्च करेंगे या उस सिचुएशन को स्टडी करेंगे जहां पर S और I इक्वल है। दूसरी बात कि अगर इक्वल नहीं है तो हाउ इकोनॉमी एडजस्ट इटसेल्फ टू मेंटेन इक्विलिब्रियम और केम टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे शेड्यूल के माध्यम से, फिर देखेंगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा, और फिर देखेंगे ग्राफिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। एजम्पशंस वही होंगे जो एजम्पशंस AD&AS अप्रोच का होगा। एक बार मैं उसको क्विक रिमाइंड कर दूं। पहला एजम्पशन था कि यह शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है। शॉर्ट पीरियड एनालिसिस का मतलब वह पीरियड जिसमें आउटपुट एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। दूसरा, यह क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। क्लोज्ड इकोनॉमी दैट मीन्स कि वैसा इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड और फर्म केवल दो ही सेक्टर हो, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट और देयर इज नो इंटरेक्शन, ठीक है, between domestic sector and external sector। and third assumption था कि AS is perfectly elastic, that means AS सप्लाई जो होगा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, किसके द्वारा, किसके साथ साथ, AD के साथ। अगर AD बढ़ता है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, AD घटता है तो एग्रीगेट सप्लाई घट जाएगी। Am I right? चलिए, तो हम इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं। और टेबुलर प्रेजेंटेशन जब मैं करूं तो आप इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम डायग्राम में उसी चीज का यूज करें। चलिए, यहां है Y, यहां है C, यहां है S, यहां है I, ठीक है। और इसी जगह पर हम चेंज इन S भी निकाल लेते हैं, थोड़ी अलग हम उसको S कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 120, ठीक है। और हमारा C है 0 लेवल पे। ऑलरेडी जो शेड्यूल हम पहले यूज किए थे सेम शेड्यूल को हम यूज करेंगे। तो C हमारा था 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80। अब आप भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आप बार बार सेम शेड्यूल लेकर बनाएं। ऐसा इसलिए कि जब आप एग्जामिनेशंस में जाएंगे, ठीक है, तो आसानी से आपको वो शेड्यूल याद ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार एक ही तरह का शेड्यूल यूज कर रहे हैं। अब चलिए, प्लीज म्यूट, ठीक है। तो सेम तरह का शेड्यूल आप यूज करेंगे। -20, -10 कैसे निकाले हैं सेविंग? तो इनकम माइनस कंजप्शन,
यहां देख लीजिएगा, इनकम माइनस कंजप्शन, -10, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। और आई जो कि हम क्या मान के चले थे, ऑटोनोमस मान के चले थे, तो यहां हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं, ऑटोनोमस विच इज हम कितना लेके चले थे, 10, तो हम उसी वैल्यूज को फिर से रिडिफाइन कर लिए, ठीक है। अब यहां पर आप चेंज इन एस भी निकाल लीजिए, जिसकी सहायता से हम स्लोप ऑफ एस लाइन निकाल सके। तो यहां चेंज इन एस है 10 का, एवरी टाइम आप देखेंगे कि चेंज इन एस, क्योंकि शेड्यूल सेम है तो उसी के हिसाब से क्या होगा, यहां पर चेंज इन एस भी होगा, और ठीक है चेंज इन एस भी होगा और चेंज इन आई भी होगा। तो देखिए चेंज इन एस एवरी टाइम कितना है, 10 है, एवरी टाइम 10 है, और यहां पर चेंज इन वाई हमारा है एवरी टाइम 20 का। आप गौर से देखेंगे तो हर बार इनकम कितने से बदल रहा है, 20 से बदल रहा है। तो आप यहां देखिए कि यहां एस और आई है, ऊपर में देखेंगे कि जीरो लेवल इनकम पे एस हमारा -20 है, ठीक है, और 20 लेवल पे हमारा एस -10 है, ठीक है। फिर 40 लेवल पे सेविंग हमारा 0 है, 60 लेवल पे 10 है, 80 लेवल पे 20 है। तो आप गौर से देखोगे कि जब हमारा इनकम लेवल कितना है, 60 है, तो उस लेवल पे आपका एस एंड आई आपस में बराबर है, उस लेवल पे एस एंड आई क्या है, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू टेबुलर प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, जब इनकम लेवल 60 होगा। दूसरा यह भी हम कंक्लूड करते हैं कि आप कह भी सकते हैं कि सर शेड्यूल तो सेम है, इसलिए सेम ही आएगा चाहे। तो यह भी ध्यान रखना है कि अप्रोच कोई भी हो, मैनर नहीं मायने नहीं रखता है कि आप किस अप्रोच से डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलवेज सेम होगा, आंसर ऑलवेज सेम होगा, चाहे हम एडीएन एस अप्रोच से इसको डिटरमाइन करें तब, चाहे एस एंड आई अप्रोच से डिटरमाइन करें तब, आंसर आपका एवरी टाइम सेम होगा। तो इस तरह से यह हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन S equals to I which is equals to 10, ठीक है, एंड लेवल ऑफ इनकम कितना होगा उस पॉइंट पे, 60 होगा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि जब आप इसका इलस्ट्रेशन हम आपको, ठीक है, अलजेब्रिक तरीके से पहले ट्रीट करेंगे, उसके लिए आपको एमपीएस की वैल्यू चाहिए। एमपीएस कैसे निकालेंगे, तो डेल एस अपॉन डेल वाई, ठीक है। आप देखोगे कि हर बार जो चेंज इन सेविंग है वो 10 है और चेंज इन वाई आपका 20 है, तो आप किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे आपका एमपीएस कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो एमपीएस आपका कितना हो गया, 0.5 हो गया, क्लियर। यहां से कि कोई डाउट, तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं लगेगा। अब हम, ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि आगे क्या कहता है, ठीक है। तो आपका ये निकल गया, आपको ये पता है कि जीरो लेवल इनकम पे आपकी सेविंग क्या है, एमपीएस की वैल्यू क्या है, तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसका एस फंक्शन भी डिराइव करके देख सकते हैं। तो आपका एस फंक्शन होता है -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, या 1 माइनस बी वाई को हम लोग एमपीएस भी कहते हैं। तो जब आप इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा -20 प्लस 0.5y, ठीक है, -20 प्लस 0.5y। अब ये आपका क्या निकल गया, एस फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, व्हेन S equals to I। अब यहां पर हम S एंड I की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या कह सकते हैं उसको हम इक्वेट करके और Y की वैल्यू को डिराइव करेंगे। तो S फंक्शन हमारा है -20 प्लस 0.5y, और I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है हर जगह पर,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -20 इधर आएगा, ये -10 हो जाएगा, ये जाएगा -0.5y हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5y = 30, क्योंकि -10 और -20 मिलकर, ठीक है, -30 होगा, और इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, वो आपस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब आप यहाँ y निकालेंगे तो आ जाएगा 30/0.5, जो कि वैल्यू आएगा 60। ठीक है, तो आप अलजेब्रिक तरीके से भी निकालेंगे तो आपका वैल्यू वही आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, यानी कि जब आपके इकोनॉमी में इनकम लेवल 60 होगा तो इकोनॉमी अपने आप को इक्विलिब्रियम में महसूस करेगा या इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा। कैसे निकाले हैं, तो हमने क्या किया, सिमिलर तरीके से जो ADN AS अप्रोच में हम C फंक्शन के द्वारा किए हैं, यहाँ पर हम S फंक्शन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम यहाँ S फंक्शन डिराइव कर लिए। कैसे, तो S फंक्शन होता है -c बार प्लस 1 - by, हमने सारे वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, गौर से देखिएगा, -20 प्लस 0.5y, ओके। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है, कि जब S बराबर हो I के। हमने क्या किया, S फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और I के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और उसकी सहायता से Y कैलकुलेट किए, और इसके माध्यम से हमारे पास आउटकम जो आया वो हम देखें कि जब Y हमारा 60 होगा तो इक्विलिब्रियम लेवल स्ट्रक हो जाएगा। तो ये तो हमने, ठीक है, टेबुलर तरीके से, अलजेब्रिक तरीके से, अब हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से डिराइव करेंगे। चलिए, जैसा मैंने बताया कि आप डायग्राम जो है ना दो तरीकों से बना सकते हैं, यूज या तो आप वैल्यू बेस्ड बनाए या वैल्यू के आधार पर जो आप शेड्यूल लिए हैं, या फिर आप रफ डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जीडीपी या वाई ब्रैकेट में हम लिख लिए जीडीपी। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एस और आई दोनों को, एस और आई दोनों को। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा आई जो है वो फिक्स है, आई हमारा क्या है, फिक्स है, जो कि 10 है, और सेविंग कर्व हमेशा कहां से ड्रॉ होता है, तो y के निगेटिव एक्सिस से, यानी कि यहां से यह सेविंग कर्व आपका निकला। ठीक है, ये हमारा आई कर्व हो गया, ये हमारा एस कर्व हो गया, जो y के निगेटिव पॉइंट से क्या होता है, ड्रॉ होता है, निगेटिव एक्सिस से ड्रॉ होता है, तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पाओगे कि यहाँ पर आई कर्व और एस कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, आई कर्व एंड एस कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो कट करने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर है, और जहां ये एक दूसरे को कट कर रहा है या बराबर है, वही यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू अगर हम शेड्यूल बात करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रक कर जाएगा, इसलिए हमने इसको E से डिनोट किया, चाहे इसके प्रायर या इसके बियॉन्ड। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर अगर बात करें तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पॉइंट पे क्या होगा, और कैसे अगर इससे पहले इकोनॉमी रहता है तो कैसे एडजस्ट होता है, और अगर इक्विलिब्रियम को अगर पार कर जाए, ठीक है, उस लेवल को आगे क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्ट होता है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ एस बड़ा है आई से, कैसे, क्योंकि जो एस वाला लाइन है वो आई वाले लाइन से ऊपर है, और यहाँ देखोगे
कि एस वाला लाइन नीचे है और आई वाला लाइन ऊपर है, यानी कि यहाँ एस छोटा है आई से। तो हम इस दोनों पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं कि इस दोनों सिचुएशन में क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एस इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन का आई का मतलब क्या है? ठीक है, कि सेविंग अधिक है और इन्वेस्टमेंट कम है। सेविंग अधिक है और इन्वेस्टमेंट ठीक है क्या है? कम है। इसका यह भी मतलब है कि ए फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज मोर देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। अब इसके क्या होगा कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी होगा वो वुड बी लेस देन द नीडेड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट, यानी कि यहां पर लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ज्यादा अगर हम बचाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी में अगर हम ज्यादा सेव करते हैं और प्रोड्यूसर बना रहा है ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम खरीद रहे हैं कम, और हम कम खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या हो जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, यानी कि उनका जो स्टॉक होगा वो अनसोल्ड रह जाएगा, एक्युमुलेट करना शुरू हो जाएगा और उनको क्या होगा? दे इनकर लॉसेस, उनको लॉस होगा। तो उस कंडीशन में उस लॉस से बचने के लिए वह क्या करेगा? पहले वो अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करेगा, ठीक है, तभी जाकर वो प्रोडक्शन को आगे की तरफ रिज्यूम करेगा, अदरवाइज ठीक है उसी पे वो चलता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका एस ग्रेटर है आई से, इसका मतलब है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स लोग खर्च कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो फर्म्स के पास जो अनडिजायर्ड स्टॉक होगा वो अनसोल्ड रह जाएगा और फर्म्स उस अनडिजायर्ड स्टॉक को क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए, सेल करने के लिए, क्लियर करने के लिए वो प्रोडक्शन को कट ऑफ करेगा, यानी कि पहले का माल पहले सप्लाई करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग कम करेगा, प्लानिंग कम करेगा। ठीक है, वन सेकंड, am I audible? Now I am audible. ठीक है, तो वो अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करेगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कम प्लान करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यह पीछे की तरफ एडजस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होने के साथ वो प्रोडक्शन घटाएगा और जैसे ही वो घटाएगा फिर एस इक्वल्स टू आई पे आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एस इज लेस देन आई की बात करें, जब हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब क्या है कि हम यहां ज्यादा खरीद रहे हैं और जो फर्म्स है वो कम बना रही है। तो होगा क्या कि जो फर्म्स के पास जो रिक्वायर्ड मेंटेन करना है स्टॉक, वह स्टॉक ठीक है बराबर नहीं होगा, स्टॉक घट जाएगा, ठीक है, वह शॉर्टेज हो जाएगा। तो उस स्टॉक को डिजायर्ड लेवल पे पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा? फर्दर और इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि और इन्वेस्टमेंट करेगा तो और प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन होगा तो और इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? आगे की तरफ एडजस्ट होंगे। जब एस ग्रेटर होगा आई से तो पीछे की तरफ एडजस्टमेंट होगा और जब एस आई से कम होगा तो उस क्रम में हम फॉरवर्ड जाएंगे, प्रोडक्शन और बढ़ेगा, इनकम और बढ़ेगा, आउटपुट और बढ़ेगी। तो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है इकोनॉमी को। वंस अगेन एक बार और क्लियर कर लीजिए कि जब इकोनॉमी अब इक्विलिब्रियम में ना हो यूजिंग दिस अप्रोच तो कैसे एडजस्ट होगा।
सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है उस केस में इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट से अगर कम है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड आई अप्रोच, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर ये और एडी एंड एस अप्रोच ये दोनों क्लियर हो जाता है तो सब मानिए कि आपका इस चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एक एक करके आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हैं।